हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड यहाँ पे आज हम पार्ट 2 के साथ है। बायोडाइवर्सिटी हमने शुरू किया था, उसका पार्ट 1 में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी है क्या चीज़ एंड बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी देखी थी, बता दो। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। यस, सो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, अल्फा बीटा गामा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखी, और बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में की। अब ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखना है बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड और हमारे इंडिया में कैसी है। JNK की भी मैं बात करूंगा, वो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम JNK की भी बात करेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि JNK में किस तरह से नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब भी है। ठीक है, तो कोशिश तो यही है कि मतलब लाइक सारा कवर हो जाए। मतलब मेरे इन लेक्चर्स में आपको मतलब एटलीस्ट मैंने जो ये वाली खासकर PPT बनाई है, इट्स अप टू द UPSC मार्क। आप UPSC के लिए भी बायोडाइवर्सिटी यहाँ से अगर पढ़ लोगे तो आई गेस इट्स मोर देन सफिशिएंट। बाकी रेस्ट यू पीपल नो। एंड अगर आपको कुछ लगता है दैट आई शुड ऐड तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो देखो, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में इस हिसाब से यहाँ पे क्या है, हाँ, तो ये बोल रहा है कि रफली 1.5 मिलियन जो है स्पीशीज आर नोन टिल डेट, विच मे बी जस्ट 15% ऑफ द एक्चुअल नंबर। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मतलब वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी किस तरह से है, हमारे पास कितने अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें पता है और कितने हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये बोल रहा है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज आज की डेट में हमें पता है। लगभग हमें जो है वो बोल रहा है कि 15 लाख स्पीशीज, 1.5 मिलियन इज अबाउट लाइक 15 लाख स्पीशीज जो है हमें आज की डेट में नोन है। इसका ये कहने का ये मतलब है। तो और बोल रहा है कि विच मे बी जस्ट 15% ऑफ द एक्चुअल नंबर। मतलब कहने का ये मतलब है कि साइंटिस्ट की एस्टिमेशन है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पूरे अर्थ की सारी अगर स्पीशीज हमें पता चल जाए एक किसी टाइम पे, वैसे तो अभी नहीं पता है, जब हमें सारी स्पीशीज पता चल जाए अर्थ में जितनी भी सारी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, तो फॉर एग्जांपल वो जो भी एक नंबर होगा वो बिलियन ट्रिलियंस में होंगी स्पीशीज, तो उसका सिर्फ 15% ही अभी हमें पता चल पाया है। आर यू गेटिंग दिस? तो मतलब इतनी ज्यादा स्पीशीज हमारी अर्थ में रहती हैं और हमें उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन का ही पता चल पाया है। बाकी की स्पीशीज हमें क्यों नहीं पता है? बिकॉज एक्सट्रीम क्लाइमेट, बिकॉज अर्थ इज सो वास्ट। अभी तक हमने नो डाउट बहुत एडवांसमेंट की है साइंसिस में, बट इतना भी ज्यादा नहीं कि हमने लगभग हर जगह एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं है, जैसे डीपेस्ट ट्रेंच है हमारे अर्थ के, मरीना ट्रेंच वगैरह, उसके डीप द ओशियन में कितने बैक्टीरियाज, कितने प्रोटोजोआ एटसेट्रा, वी डू नॉट हैव आइडिया। और वो ऐसा है कि ये प्रोसेस ना चलता ही जाता है। बाकी चीज़ें तो छोड़ो, बैक्टीरिया वगैरह तो छोड़ो, बटरफ्लाइज ही मतलब हर साल कोई ना कोई एक दो नई डिस्कवर होती हैं या और कोई स्पीशीज डिस्कवर होती हैं। तो इट्स अ प्रोसेस विच इज कीप गोइंग ऑन। इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि लगभग हमें 15% ही पता है। मीन्स ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 75% जो है हमें अभी तक स्पीशीज पता ही नहीं है, जो अर्थ में है, लेकिन अभी तक 75% के बराबर स्पीशीज का हमें आइडिया ही, अंदाजा ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक आपको चार्ट दिया मैंने एक बुक से। नो डाउट बुक की पब्लिकेशन थोड़ी सी ओल्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा डेटा भी फ्लक्चुएट कर सकता है, डेटा पुराना है। बट हाँ, ये डेटा इट्स नॉट फॉर कि आप इसको याद करके लाइक एग्जाम में मत कुछ पुट अप करके आना। दिस डेटा इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। बाकी मैं आपको बता दूं, इस डेटा का इंपॉर्टेंस ये है कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था, वो क्वेश्चन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी नहीं, इंडियन बायोडाइवर्सिटी से था कि इंडिया में कितनी स्पीशीज प्लांट्स की नोन है। मतलब स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इंडिया में कितनी है। ठीक है, तो वो नंबर आपको एक आइडिया होना चाहिए अपने आसपास। तो ये देखो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का स्पीशीज कितना काउंट हमें पता है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हमें वर्ल्ड वाइड हमें 5000 के बराबर अराउंड स्पीशीज पता है। अराउंड मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली 5000, अराउंड 5000। देन प्रोटोजोआ जो है आपका 31,000 के अराउंड हमें प्रोटोजोआ की स्पीशीज पता है। इस तरह से एल्गी, फंजाई, हायर प्लांट्स, इन सब की इस तरह से कुल मिलाकर इस तरह से स्पीशीज हमें नोन है। PDFs आपको मिलेंगी, इसको रीड कर लेंगे एक बार। और ये जो है आपका यहाँ पे टोटल फिर हमें जो है अराउंड अबाउट यहाँ पे 14 लाख स्पीशीज हमें नोन है, वही 1.4 मिलियन समथिंग। ओके, सो दिस इज
अबाउट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। आगे चलते हैं, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो जी, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स, फ्लोरा एंड फौना, यू पीपल नो ना, फ्लोरा प्लांट्स, फौना एनिमल्स। सो ये फ्लोरा फौना जो है हमारा, इनकी जो डाइवर्सिटी है बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, सॉइल, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज एक्सेट्रा। देखो जी, क्लाइमेट किस तरह से, बिकॉज जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा वहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्सिटी कम रहेगा, वहाँ पे कुछ ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए वो क्लाइमेट सूटेबल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, जहाँ पे बड़ा ज़्यादा मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट होगा, जैसे कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज होते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है। काय को क्यों बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो है मतलब क्लाइमेट बहुत बढ़िया रहता है भाई। कैसे कि मतलब बराबर, मतलब गर्मी बराबर सर्दी एंड प्रॉपर आपका ये वर्षा होती रहेगी, बारिश होती रहेगी एंड मतलब जो है वाटर की भी कमी नहीं पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज़ जब बहुत ज़्यादा होंगी तो उनके ऊपर रहने वाले इंसेक्ट्स, उनसे जुड़े हुए एनिमल्स, वो सब भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो दैट्स इट। वैसे ही ऑल्टीट्यूड, सॉइल, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली एक डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है कि किसी जगह की डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा, कितनी डेंस होगी। अब बोलते हैं मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन। वही ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेटेड होती है। ट्रॉपिकल रीजन बोले तो जैसे ये अर्थ है, अर्थ में सेंटर से इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, तो ये वाले रीजन जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं, है ना। तो ये आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन जो है काफ़ी सूटेबल होती हैं। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्वेश्चन आता है इससे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? नाम से ही है हॉट, बहुत ही हॉट, ठीक है, बहुत तड़कता भड़कता। बायोडाइवर्सिटी हॉट क्या होता है? रीजन विद हाई बायोडाइवर्सिटी विद मोस्ट ऑफ द स्पीशीज बीइंग एंडेमिक। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसे रीजन्स होते हैं, ऐसे एरिया, ऐसे रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है जहाँ पे बहुत घनी बायोडाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स एंडेमिक होते हैं। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक मतलब जब कोई एक स्पीशीज उसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करेगी और किसी जगह पे वो स्पीशीज नहीं मिलती, स्पेसिफिक होती है उस एरिया को। जैसे कि साइबेरियन हस्की, वो जो डॉगी होता है ब्लू आइज वाला, बड़े लोगों को पसंद है, आज की डेट में बड़े लोग पाल रहे हैं। तो वो दैट साइबेरियन हस्की वाज एंडेमिक टू योर यू नो साइबेरिया। साइबेरिया इज अ रीजन। तो और वैसे भी वो कोल्ड क्लाइमेट में रहता है। अब आप बोलोगे सर वो तो दिल्ली में भी लोग पालते हैं, तो बेसिकली वो मिक्स ब्रीड लोग पालते हैं, वो प्योर साइबेरियन हस्की नहीं होते, प्योर वाले यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मर जाएंगे। तो एंडेमिक स्पीशीज वही होती है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया की पर्टिकुलर स्पीशीज हो, मतलब उसी एरिया में पाई जाती हो, उसी मतलब उसी टाइप, उसी एरिया की कंडीशंस में पाई जाती हो। जैसे आप अपने जम्मू कश्मीर की बात ले लो, जम्मू कश्मीर की एक बड़ी फेमस एंडेमिक स्पीशीज है, बहुत सारी हैं, एक वन ऑफ द फेमस है कश्मीर स्टैग। सर्च कीजिएगा इसके बारे में, इसकी फोटो देखिएगा। तो कश्मीर स्टैग इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ अवर जम्मू एंड कश्मीर। सो इट इज ओनली फाउंड इन आवर एरिया। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है ऑर्गेनिजम्स की, और जहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर होता है उस एरिया को लेकर, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब इसके आगे चलेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, वर्ल्ड्स 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वर्ल्ड में जो 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वो ये सारे हैं, ठीक है। अफ्रीका में ये सारे आपके हॉटस्पॉट्स हैं, आप एरियाज पढ़ सकते हो। केप फ्लोरेस्टिक रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, आई विल शो यू ऑन द मैप एज वेल। तो ये अफ्रीका के हैं। देन एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे ये आते हैं,
जापान का माउंटेन्स। अच्छा, इनमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर रखी है कि इनमें से अब हॉटस्पॉट्स भी कुछ बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको मैंने थोड़ा बोल्ड कर रहा है। जहाँ पे जो ज़्यादा वैल्यूएबल है ना, अफ्रीका का तो सारे हॉटस्पॉट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बिकॉज अफ्रीका के हॉटस्पॉट में बहुत ज़्यादा, आपको तो पता है बिकॉज अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 3 मेजर लैटिट्यूड्स पास करते हैं। उसके अंदर अलग अलग तरह के जोन्स हैं, इक्वेटोरियल जोन भी है, ट्रॉपिकल जोन भी है, तो इसलिए अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह लो डेंस जो है बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इसके सारे हॉटस्पॉट को बोल्ड में रखा गया है। एशिया पैसिफिक रीजन में, जो आपका एशियन रीजन है जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है, एशिया पैसिफिक रीजन में हमारा हिमालय हॉटस्पॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट मलेशियन आइलैंड, जापान, इंडो बर्मा, हमारा इंडिया का और ये म्यांमार वाले एरियाज़ का बीच का जो ये सारा एरिया है, दैट इज़ इंडो बर्मन हॉटस्पॉट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये सुंडालैंड, ये भी हमारे इंडिया से रिलेटेड है, हमारे इंडिया से 4 रिलेटेड है, हिमालय, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड और आपका इसमें लिखा होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये 4 हमारे इंडिया से रिलेटेड है एशिया पैसिफिक में, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट हिमालयन है और इंडो बर्मन है। इंडो बर्मन और हिमालयन ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका भी रखता है, लेकिन यहाँ इतनी एज सच इतनी ज़्यादा डेंसिटी नहीं है स्पीशीज़ में, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिच रीजन्स हैं ये वाले हॉटस्पॉट्स। बाकी यूरोपिया एंड सेंट्रल एशिया में ये वाले जो मैंने इनको डार्क किया ना, जिनको मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ रिचनेस है, ठीक है। बाकी जगह भी है, तभी सभी इन सबको हॉटस्पॉट कहा है, बट जिनको डार्क किया, बोल्ड किया है, उनमें उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा रिचनेस है। बाकी आप ये देख लो, मैप पे देख लो, ये आपका मैप में दिख रहा है। मैं आपको इंडिया पे ज़्यादा फोकस करवाऊंगा। ये देखो, इंडिया में ये आ गया हमारा हिमालयन, और इसको डार्क किया हुआ है। ये देखो 4 कैटेगरी की है, ये डार्क ब्राउन, मतलब ये थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन, डार्क ब्राउन, येलो और ब्राउन येलो समथिंग। तो ये डार्क ब्राउन मतलब बहुत ज़्यादा रिचनेस है डाइवर्सिटी में, बहुत ज़्यादा डेंस डाइवर्सिटी है। तो हिमालयन रीजन, ये इंडो बर्मन रीजन हमारा जो है, ये जापान और इंडिया के बीच में, और बीच में म्यांमार, बांग्लादेश सब आ जाते हैं। ये वाले रीजन में भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका रीजन ये वाला, एंड ये सुंडालैंड रीजन, मालदीव्स और इन सब के साथ जो लिंक बन रहा है हमारा। तो सुंडालैंड, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और हिमालय। इंडिया के साथ डायरेक्ट में तो ये है हिमालय और वेस्टर्न घाट, इंडिया के 2 मेन डायरेक्ट हॉटस्पॉट तो ये है, बट इंडिया के साथ कनेक्टेड ये वाले भी हैं। ये इंडिया के साथ कनेक्टेड है, इंडियन टेरिटरीज के साथ कनेक्टेड है, बट मेन इंडिया के साथ ये वाले हिमालय और वेस्टर्न, जो इंडिया डायरेक्ट इंडिया की मेन लैंड में पड़ते हैं, ठीक है। बाकी आप वर्ल्ड के बाकी हॉटस्पॉट्स इस मैप से फाइंड आउट कर सकते हो, मेजर, ठीक है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात कर लें, J&K की बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी मैं बात करूंगा बाद में। इंडिया बायोडाइवर्सिटी, इंडिया रैंक्स 10th अमंग द प्लांट। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डेटा में भी फ्लक्चुएट कर जाए, मैं बार बार डिस्क्लेमर कर रहा हूँ आपसे कि डेटा फ्लक्चुएट कर सकता है। मे बी 10th है तो क्या पता 11th हो आज की डेट में, आई डोंट नो। मैंने अपनी तरफ से जो मेरे पास बुक सोर्स था मैंने उससे कन्फाइन किया, बिकॉज नेट का डेटा काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। मैंने पब्लिश बुक से ही डेटा डाला है यहाँ पे। वेल, तो आप देखो, इंडिया रैंक्स 10th अमंग द प्लांट रिच कंट्रीज। प्लांट रिच कंट्रीज में वर्ल्ड में जो प्लांट रिच कंट्रीज है उनमें 10th रैंक पे इंडिया आता है। मे बी अराउंड हो जाए डेटा, मे बी 9th पे आ जाए, 11th पे आ जाए, दैट इज डिफरेंट मैटर, बट आपको अप्रॉक्स मिल गया ना आइडिया कि 10th अराउंड 10th रैंक पे है। 11th इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है। मतलब इंडिया में 11th रैंक पे आता है इंडिया, कि मतलब इंडिया में कितनी ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ है, कितनी ज़्यादा ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में ही पाई जाती हैं और किसी रीजन्स में नहीं पाई जाती, ठीक है, ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स। एंड 6th अमंग द सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ये हो गया। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज है, आपको तो पता है, ठीक है। उनमें से इंडिया, मतलब उसमें से वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज को मतलब वो किया गया, नॉमिनेट किया गया। उसमें से इंडिया भी हमारी वन ऑफ द कंट्री आती है, जिसके मेगा डाइवर्सिटी इसलिए कहते हैं बिकॉज इंडिया और बाकी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2000 रिपोर्ट, थोड़ा सा पुराना डेटा है, 2000 रिकॉर्ड्स, इंडिया हैज़ 47,000 स्पीशीज़। मैंने इसलिए 2000 लिख दिया वहाँ पे कि डेटा के हिसाब से मैंने अपना डेटा डाला है।
47,000 स्पीशीज़ उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से इतनी थी। आज की डेट में बदल चुका है डेटा, मैंने आपको बोला अभी अराउंड 50,000 से ऊपर जा चुकी हैं। 81,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 7% और 6.5% रिस्पेक्टिवली ऑफ ग्लोबल फ्लोरा एंड फाना। मतलब इंडिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो वर्ल्ड के फ्लोरा और फाना का 7% या 6.5% जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो ये इंडियन स्पीशीज़ आ गई और बाकी ये डेटा देख लो आप। इंडिया, ये इंडिया का है। इंडिया में बैक्टीरिया की कितनी स्पीशीज़ पाई गई हैं? 85। फंजाई कितनी पाई गई हैं? एल्गी कितनी? प्लांट्स कितनी? ठीक है, और यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि प्लांट्स मतलब प्लांट्स की कितनी स्पीशीज़ इंडिया में रिपोर्ट की गई हैं। तो ये आप इसको प्लीज़ अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं मैंने आपको मेन एरिया में बताया। मेन एरिया में हमारा हिमालय और वेस्टर्न घाट्स वाले हैं। बाकी इंडो बर्मा और सुंदरलैंड भी हमारे साथ मैच करते हैं। हिमालयन रीजन्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? उसमें पाकिस्तान का, तिब्बत का, नेपाल का, भूटान का, चाइना का, म्यांमार का। बिकॉज हिमालय रेंज तो बहुत बड़ी है, वो इन सारी कंट्री से होते हुए निकलती है। ठीक है, एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन वो सारा हॉटस्पॉट के अंदर आता है एरिया। वो आपको मैप पे शो भी किया था। इंडो बर्मा एरिया में इंक्लूड्स एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इंडिया का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा ये यहाँ से सिक्किम, असम वगैरह आ गया। और एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो एक्सेप्शन है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे सिक्किम वगैरह। एंड म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना। मतलब इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, असम और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को छोड़ के बाकी इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, और उसके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं इंडो बर्मन हॉटस्पॉट में? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड सदर्न चाइना। देन आता है सुंदरलैंड्स। सुंदरलैंड्स में आपका हमारा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आते हैं। हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए उसको इंडो बर्मन में नहीं डालते, वो सुंदरलैंड्स एरिया के साथ। और इसके साथ हमारे इंडिया का आपको मैं मैप से दिखाता हूँ ज़रा, आप यहाँ से देखो, ये देख रहे हो ना, ये सुंदरलैंड, यहाँ पे अंडमान ग्रुप है ना, तो यहाँ पे इसलिए सुंदरलैंड के साथ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स प्लस क्या क्या बोला वहाँ पे? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी एंड फिलीपींस। तो आप देखो यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर ये सारा यहीं पे है, और हमारा अंडमान भी यहीं पे है। तो ये आ गया सुंदरलैंड वाला एरिया। देन आता है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा में आप यहाँ से देख रहे हो, ये नॉर्थ ईस्टर्न में, असम को छोड़ दो बिकॉज असम जो है वो हिमालयन रीजन में आ जाता है हमारा। ठीक है, असम को छोड़ दिया, उसके नीचे जो है ये यहाँ से असम के नीचे वाला एरिया जितना भी है, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे ये चाइना, तिब्बत ये वाला एरिया इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम ये वाला, ये सारा इंडो बर्मा में। बाकी आता है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। इसमें हमारा सारा वेस्टर्न घाट, हमारा केरला, कर्नाटका और वो उसकी कोस्ट लाइन आ जाती है सारी वेस्ट से। ठीक है ना, वेस्ट से ये कोस्ट लाइन आ जाती है हमारी, ये देखो वेस्ट से कोस्ट लाइन आ जाती है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र का एरिया और प्लस श्रीलंका का एरिया। यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इंडिया और इंडिया से एडजॉइनिंग एरियाज के रिलेटेड हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के क्या बेनिफिट्स हैं? ठीक है, कंजर्वेटिव वैल्यू मींस बायोडाइवर्सिटी मतलब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वहाँ पे हमें उतना ही ज़्यादा खाने पीने का सोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा प्लांट्स एनिमल्स होंगे। फ्यूल वगैरह, मेडिसिन वगैरह, मतलब ये जो वैल्यू जो चीज़ें हैं ये सारी हमारी कंज्यूमेबल चीज़ें हैं, वो हमें उतनी ज़्यादा मिलेंगी। मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ ज़्यादा होंगे। डाइवर्सिटी क्या है? लिविंग फॉर्म्स में डाइवर्स, मतलब वेरी डिफरेंट तरह के लिविंग फॉर्म्स होना किसी एक एरिया में। तो जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हमें ये रॉ मटेरियल जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका हमारा जो है हमें कंजप्टिव प्रोडक्ट्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, और जो है हमें वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होगा जितनी ज़्यादा कोई एरिया की बायोडाइवर्सिटी होगी। और नॉन कंजप्टिव वैल्यू भी है बायोडाइवर्सिटी की। नॉन कंजप्टिव वैल्यू मतलब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे आप उतनी अच्छे से रिसर्च वर्कआउट कर सकोगे। देखो जैसे आपको रिसर्च करना है, जैसे मेरी साइंसेस फील्ड है, लाइफ साइंसेस फील्ड है, मुझे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रिसर्च करना है, काम करना है, मुझे डिफरेंट तरह का ऑर्गेनिजम्स के ऊपर काम करना है। तो मतलब जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ पे मुझे ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि मेरे को एक नया तरीके का ऑर्गेनिज्म मिलने का चांसेस है, या वहाँ पे नई कोई चीज़ मिलने के चांसेस हैं।
तो नो डाउट एजुकेशन रिसर्च पर्पस के लिए भी बायोडाइवर्सिटी हमें हेल्प करती है, उसके ये बेनिफिट्स है, ट्रेडिशनल वैल्यू देन रिक्रिएशनल वैल्यू, ये सब कुछ उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इकोलॉजिकल सर्विसेज, इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी का क्या बेनिफिट रहता है, क्या सर्विसेज हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। बैलेंस ऑफ नेचर, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में होंगे तो नेचर में बैलेंस बना रहेगा। आप खुद ही सोचो, एक एरिया में सिर्फ और सिर्फ अगर हर्बीवोर्स होते, इकोसिस्टम का सिंपल सा कंसेप्ट ले लो, सिर्फ हर्बीवोर्स होते, यहाँ स्पीशीज़ अगर होती तो सिर्फ हर्बीवोर्स वाली स्पीशीज़ होती, मतलब जो घास खाती हैं, एनिमल्स को खाने वाली कोई स्पीशीज़ ही ना होती, तो मुझे बताओ एक टाइम होता ना कि सारा प्लांट्स खत्म हो जाते, क्योंकि हर्बीवोर्स तो सबको खा जाते, उनको खाने वाला कोई होता नहीं, तो है ना प्रॉब्लम। तो अगर सिर्फ कार्निवोर्स होते तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि सिर्फ कार्निवोर्स एक दूसरे को खा खा के मर जाते। तो इट्स बी लाइक कि बैलेंस एक होना ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा एक बैलेंस बना रहेगा नेचर में। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी उतनी बढ़ेगी, बिकॉज प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और प्रोडक्शन ऑफ फूड मेनली हमारे प्लांट स्पीशीज़ करती हैं। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंट तरह की प्लांट स्पीशीज़ उतनी ज़्यादा तरह की प्रोडक्टिविटी, उतने ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जितना ज़्यादा फूड बनेगा उतने ज़्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज़ मतलब रीच होगी और वहाँ पे बैलेंस भी रहेगा। रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट, मतलब जितने अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होंगी वहाँ पे क्लाइमेट का भी एक रेगुलेशन रहेगा, ठीक है, मतलब लाइक ना गर्मी ना सर्दी। अब आप इमेजिन करो, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी बैलेंस होगा, प्लांट जितने ज़्यादा होंगे तो वाटर टेबल बना रहेगा, पौधे कटें, प्लांट स्पीशीज़ कम हो गई तो डिफॉरेस्टेशन अगर हो गई तो मतलब अल्टीमेटली आपको पता है वाटर साइकिल पे फ़र्क पड़ेगा, वाटर साइकिल से और 10-12 चीज़ें होंगी, डेजर्टिफिकेशन होगी, जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएंगी ऐसा। डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, क्लीनिंग ऑफ एयर एंड वाटर, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग स्पीशीज़, ठीक है। तो ये सारे मतलब इकोलॉजिकल सर्विस हैं, एक एक करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट भी मैंने बोला, देखो बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होने की वजह से कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होंगी जो वेस्ट को डिग्रेड करती हैं, और वेस्ट को डिग्रेड करने वाली स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स होंगे तो वो जो वेस्ट बन रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, जो वेस्ट बन रहा है वो डिकम्पोज हो जाएगा, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो जाएगी, है ना। क्लीनिंग ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी की क्लीनिंग कैसे होती है, जैसे एक स्पीशीज़, हम जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो वो प्लांट स्पीशीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, प्लांट स्पीशीज़ कार्बन ऑक्सीजन छोड़ रही है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एक वो भी बैलेंस है। एयर वाटर का भी क्लीनिंग प्रोसेस सब कुछ चल रहा है, साथ ही साथ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हो रही है, वो मैंने आपको समझाया। कंट्रोल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग स्पीशीज़, जैसे ये हैं, ये जो पेस्ट होते हैं या डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ होती हैं जो बीमारियां करती हैं पेड़ को, पौधों को, जानवरों को, उनके ऊपर भी कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। अब देखो जैसे एक फसल को कीड़ा लग जाता है, अब वो कीड़ा फसल खा जाएगा नेचर में, तो वो एक टाइम आएगा क्या पता वो फसल एक्सटिंक्ट ही हो जाए। इससे बचने के लिए उसके ऊपर एक काउंटर है, मतलब हर स्पीशीज़ के ऊपर एक ना एक काउंटर स्पीशीज़ बैठी हुई है। जैसे मतलब जो फसलों को ख़राब करने वाले कीड़े हैं, ठीक है, फसलों को ख़राब करने वाले कीड़ों को खा जाएंगे कुछ बर्ड्स को खाने वाले कुछ दूसरे एनिमल्स, तो एक वो भी है। जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो ये भी एक काउंटर मैकेनिज्म बना रहेगा, एक कंट्रोल रहेगा। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड सेडिमेंट्स, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो सॉइल और सेडिमेंट्स का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता रहेगा, बिकॉज एनिमल मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या एनिमल एक्टिविटीज़ इन सब की वजह से। तो ये सारे स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट इरोजन, लैंड इरोजन नहीं होगी बिकॉज पेड़ जितने ज़्यादा होंगे, बायोडाइवर्सिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ पे पेड़ तो ज़्यादा होंगे, तो जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो उसको सॉइल को जकड़ लेंगी और इरोजन नहीं होगा। कार्बन सिक्वेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एटसेट्रा। तो ये इकोलॉजिकल कुछ सर्विस है। नाउ द थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान है। नैरो जोग्राफिकल एरिया, नेचुरल कॉज क्या है कि ना अब जोग्राफिकल एरिया कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड सेवरल अदर एक्टिविटीज़। नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो जोग्राफिकल एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज माना जा रहा है कि ये जो है हमारा ओशियानिक लेवल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा। लो पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के कि अगर बायोडाइवर्सिटी कम हो गई तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। लो पॉपुलेशन, अगर ये नेचुरल कॉज में आ रहे हैं,
अगर नेचुरली जोग्राफिकल एरिया कम होता है तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो जाता है, क्योंकि जब एरिया ही नहीं होगा तो बायोडाइवर्सिटी वहाँ कैसे होगी, वहाँ प्लांट्स ही नहीं उग पाएंगे, एरिया ही कम है तो कम एरिया में कितने प्लांट्स उगेंगे। तो लो पॉपुलेशन, नेचुरली अगर कोई एरिया में पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है। लो ब्रीडिंग रेट, अगर किसी एरिया की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में ब्रीडिंग रेट इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतने इजीली उनमें बच्चे पैदा नहीं होते, तो अल्टीमेटली स्पीशीज़ ज़्यादा नहीं, मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। नेचुरल डिजास्टर वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ आ रहा है, तो वहाँ पे स्पीशीज़ तबाह हो जाती हैं, ऑर्गेनिज्म तबाह हो जाते हैं, तो ये नेचुरल कॉज है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक होता है जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैन की इन्वॉल्वमेंट होती है। हैबिटेट मॉडिफिकेशन, हैबिटेट, हम लोग हैबिटेट की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपने आसपास जो भी रह रहे हैं वहाँ पे अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, नदियों का रास्ता बदल रहे हैं। और आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए, मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। यूपी और आई गेस एमपी, आई एम नॉट श्योर, यूपी एमपी की गवर्नमेंट के बीच में टाई अप हुआ है, गंगा यमुना के बीच में, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इनसाइट IAS, इनसाइट होता है ना, इनसाइट का डाउनलोड करना, वो वाला करंट अफेयर्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एंड ऑल। तो अभी उसमें बता रहे हैं कि गंगा यमुना में ना एक बीच में एक एरिया है, बेसिकली उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक ट्रिब्यूटरी जो मतलब जो यूपी से निकलती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, और एक जो MP से जाती है वहाँ पे पानी की कमी है। तो क्या किया जा रहा है कि वहाँ से उसकी जो ट्रिब्यूटरी है जहाँ पे पानी ज़्यादा है, यूपी वाले ट्रिब्यूटरी में, वहाँ से पानी को खींच के बाय कैनाल जो है वो MP वाली ट्रिब्यूटरी में लाया जा रहा है, ताकि MP में पानी की वो हो सके। लेकिन प्रॉब्लम उसमें क्या आ रही है, वहाँ बीच में एक बहुत ज़्यादा एक जो है हमारा नेशनल पार्क पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पड़ता है वहाँ पे, तो वो अफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से। ये एक बहुत करंट अफेयर का टॉपिक है। तो वहाँ पे वो अफेक्ट हो रहा है। रिवर्स का नाम शायद अटाई रिवर कुछ ऐसे करके है, प्लीज़ इसको सर्च कीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ गंगा यमुना का, आपको आ जाएगा इजीली नेट पे। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगेन बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है ना, बिकॉज ऑफ हैबिटेट मॉडिफिकेशन। हम लोग वहाँ पे अब जब कैनाल काटेंगे तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होगी, तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी का खतरा हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर देना, उसकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ को ज़्यादा वो करते हैं, जैसे सिर्फ कुत्ते पाल रहे हैं इंसान, या सिर्फ गायें पाल रहे हैं, तो बाकी स्पीशीज़ को हम पोचिंग कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, उनकी कदर नहीं कर रहे, और बाकी कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्पीशीज़ को ही हम ब्रीड कर रहे हैं समथिंग। तो लाइक उससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है उन स्पीशीज़ की, जिससे डाइवर्सिटी में वेरिएशन आ जाती है। इनोवेशन बाय एक्जॉटिक स्पीशीज़, बाहर की कोई स्पीशीज़ लाकर, क्योंकि बाहर की कोई स्पीशीज़ लाओगे तो वो ये क्वेश्चन भी आया था एक्जॉटिक स्पीशीज़ का बायोडाइवर्सिटी पे क्या फ़र्क अफेक्ट पड़ जाता है। तो बाहर से एक्जॉटिक, बाहर की कोई फॉरेन स्पीशीज़ लाओगे तो क्या पता वो आपकी लोकल स्पीशीज़ को अफेक्ट करे, वो उनका जो है वो उनको फ्लरिश ना होने दे, उनको ग्रोथ ना करने दे, और वो स्पीशीज़ लोकल वाली स्पीशीज़ ही एक्सटेंट हो जाए एक्जॉटिक के चक्कर में। तो ये कुछ चक्कर होते हैं। पॉल्यूशन, हंटिंग, ये सब हमारी देन है, हमारी ह्यूमंस की। पॉल्यूशन, हंटिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, डोमिनो इफेक्ट, तो इन सब से जो है ये जो है आपका मतलब जो है बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा अभी वाले लेक्चर में। अब एक लास्ट वीडियो आएगी आपके लिए, दैट इज़ ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया हॉटस्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वाली वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है। तो बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।